हेलो एवरीवन, वेलकम टू एविड एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, आप 9th और 8th में भी पढ़ा होगा रिसोर्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि रिसोर्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है ना। लेकिन आज हम 10th क्लास के इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि रिसोर्स और डेवलपमेंट है तो सही, लेकिन इनको कैसे डेवलप किया जाता है। यानी अब तक आपने सिर्फ रिसोर्स के बारे में पढ़ा कि लैंड है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सब कुछ है हमारे पास। लेकिन अब आप क्लास 10th के इस चैप्टर में देखेंगे ह्यूमन का इंटरेक्शन ज़्यादा रहेगा। यानी ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन बीइंग से थ्रू ही हम इन रिसोर्स का डेवलपमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे कि हम समझेंगे कि इसको रिसोर्स क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्ट ज़्यादा रहेगा। अब इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि हम मतलब ह्यूमंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जो भी चीज़ हमारे पास रखी हुई है, लेकिन हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, थ्रू ह्यूमंस के द्वारा ही करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं, टेक्नोलॉजी लगाता है ह्यूमंस जो होते हैं, वो टेक्नोलॉजी लगाते हैं। उसके उसके लिए जैसे आप मान लो कि हमारे पास गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड पड़ा है, हमको पता चल गया कि लैंड के इस पार्ट में हमारे पास बहुत सारा गोल्ड पड़ा है। अब वो गोल्ड निकलेगा कैसे, उस गोल्ड को निकालने के लिए ह्यूमन के एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है, और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी लगेगी, है ना। उसके बाद वो इंस्टीट्यूशंस लगाएगा, वहां पे भाई माइंस को निकालने के लिए बहुत बड़ा उसको लगाना पड़ेगा ना, इंस्टीट्यूशन वो लगाएगा। उसके थ्रू ही वो गोल्ड जो है वो उस लैंड से बाहर आएगा और हम उसको यूज कर पाएंगे। रिसोर्स आर द फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब रिसोर्स को जितना ह्यूमन एक्टिविटी करेगा उतना ही उसका वो यूज करेगा। यानी रिसोर्स जो है वो टोटल ह्यूमंस के ऊपर ही डिपेंड है। जितनी वो एक्टिविटी करेंगे उतना ही उसको हम यूज कर पाएंगे। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यानी नेचर के बीच टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। भाई नेचर में सब कुछ रखा है, उसके बाद ह्यूमन उस पर टेक्नोलॉजी लगाता है, इंस्टीट्यूशंस लगाता है, देन हम उसका डेवलपमेंट करके उसको यूज कर पाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, अगर हम इसको थोड़ा सा डीप में देखें तो रिसोर्स, सोर्स है हमारे पास, सोर्स क्या है, ये नेचर। इस नेचर में रिसोर्स और क्या क्या है, इस नेचर में हमारे पास लैंड है, सॉइल है, सन है, विंड है, ये सारे रिसोर्सेज हमारे पास पड़े हैं। डेवलपमेंट, अब हम इनका जितना यूज करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी एक स्टेट को ले लेते हैं, मान लीजिए हमने राजस्थान को ले लीजिए। राजस्थान में अब क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट में डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लेकिन आज हम नई टेक्नोलॉजी लगा करके, नए इंस्टीट्यूशंस लगा करके हम डेजर्ट में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी वहां पर रिसोर्स हमको पता चल गया, तो अब हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। यानी रिसोर्स, जब हम किसी चीज को अपनी नीड को पूरा करें, जैसे मान लीजिए मेरे को प्यास लग रही है। अब प्यास लग रही है तो मेरी नीड क्या है कि मेरी प्यास बुझे। मैंने वाटर पिया तो यानी मेरी प्यास बुझ गई, तो वाटर मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स। रिसोर्स, वाटर ने मेरी प्यास को बुझाया, तो ये मेरे लिए नीड को सेटिस्फाई करना हो गया। तो रिसोर्स मीन्स क्या होगा, एक सेटिस्फिकेशन भी होता है कि हमारी नीड को जो सेटिस्फाई करे वो रिसोर्स होता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट जरूरी है। तो सिर्फ हम इतना नहीं कहेंगे कि सेटिस्फाई आवर नीड्स टू कॉल रिसोर्स, उसका डेवलपमेंट भी जरूरी है, ठीक है। एवरी रिसोर्स आर अवेलेबल इन ऑल अराउंड नेचर, ऑफ एग्जाम्पल यूरेनियम। अब इन नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ हमें पता नहीं है। जैसे पहले यूरेनियम तो था ही ना, नेचर में पड़ा ही था, लेकिन हमको पता नहीं था। जब ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी लगाई, इंस्टीट्यूशंस लगाए, उसको पता लगाया, तो हमको पता चला भाई यूरेनियम तो बहुत सारा पड़ा हुआ है नेचर में, और आज देखो यूरेनियम कितना काम आता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अब और क्या क्या हम इस चीज को कैसे बेटर और समझ सकते हैं। अगर हम बेटर तरीके से देखें तो रिसोर्स में हमारे पास वाटर है, रॉक्स, लैंड, एयर, बहुत सारी चीजें, फॉरेस्ट है, विंड है, सन है, ये सब चीजें हमारे पास रिसोर्स में अवेलेबल है। उसमें इंटरेक्शन कौन करता है, ह्यूमन बीइंग्स करता है। देन उसके बाद हम डेवलपमेंट करते हैं। लाइक ओट्स, हमारे पास ओट्स रखी हुई हैं, उन ओट्स को जब हम टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के थ्रू माइन करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, आयरन। तो यानी ये हो गया रिसोर्स। रिसोर्स में इंटरेक्शन करा ह्यूमन बीइंग ने, देन उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद हमारी जो भी नीड है उसको वो कंप्लीट किया। तो ये हो गया रिसोर्स एंड डेवलपमेंट।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि भाई ठीक है, हमारे पास रिसोर्स हैं, सब कुछ है हमारे पास, फॉरेस्ट भी है हमारे पास, एयर, विंड, माइंस, ओर सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन तीन चीजें इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने ये देख ही लिया कि फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास सब कुछ रखा हुआ है, उसमें हमने टेक्नोलॉजी लगाई, ह्यूमन बीइंग से उसको डेवलप करा, इंस्टीट्यूशन लगाया और वो चीज हमारी नीड पूरी हो गई, वो हो गया रिसोर्स। बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल फिजिबल भी है। टेक्नोलॉजिकल यानी मान लीजिए समुद्र है ना, सी है, सी में तो अब अगर हम पैसिफिक ओशंस में जाएं तो पैसिफिक ओशंस में कितने सारे बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन वहां हमारी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने अभी इतना डेवलपमेंट नहीं किया कि वहां पर टेक्नोलॉजी लगा सके। तो टेक्नोलॉजी भी हमारी ऐसी होनी चाहिए जहां हमारी वर्थफुल हो, है ना। जैसे अब इंडियन ओशन में डेफिनेटली हमारी इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम सी पैड से जा करके जो हमारी नीड की चीजें हैं हम वो डेवलप करके निकाल कर लेके आते हैं, बट हमारी टेक्नोलॉजी अभी पैसिफिक ओशन तक नहीं गई है कि हम वहां से भी कुछ निकाल सकें। तो कैसी होनी चाहिए टेक्नोलॉजी? असेसिबल होनी चाहिए। इकोनॉमिकल यानी कोई चीज हम निकाल रहे हैं, मान लो कि मैं कोई माइन को निकाल के गोल्ड लेके आ रही हूँ, अब उस गोल्ड की मेरे एफर्ट, जो टेक्नोलॉजी एफर्ट लगे वो लगे 5 लाख रुपीज के, है ना, और मेरे उसमें से गोल्ड निकल के आया मात्र यूं समझ लो 1 लाख का, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए यूजेबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे उसमें एफर्ट्स, जो मेरी प्रॉफिट शेयर तो उसमें निकला ही नहीं, तो वो मेरे लिए यूजेबल नहीं है। तो यानी इकोनॉमिकल फिसेबल भी होना चाहिए, साथ साथ कल्चरल एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी देखो गोल्ड, गोल्ड हम सब पहनते हैं, लेडीजें, सब लेडीजों को बहुत ज्यादा शौक है। इवन इंडिया में तो बोला जाता है पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा गोल्ड जो है इंडियन लेडीज पहनती हैं, ये कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो जो हम रिसोर्स कर रहे हैं, जो हम रिसोर्स हमारे पास रखा और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे तीन चीजें निकल के आई। फर्स्ट, जो नेचर में फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास रखा हुआ है उसमें ह्यूमन बीइंग से इंटरेक्ट करा, टेक्नोलॉजी लगाई, इंस्टीट्यूशंस लगाया और उसको हमने डेवलप करके यूज किया, यानी हमारी जो नीड है वो सेटिस्फाइड हुई। तीसरा, उसमें टेक्नोलॉजी लग रही है वो असेसेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, हमारा प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, है ना। हमारी कहते हैं ना जीडीपी पर आजकल ज्यादा फोकस रहता है कंट्री का, तो वो हमारी जीडीपी भी तो बढ़नी चाहिए, हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए, और साथ साथ में कल्चर भी उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि जो हम रिसोर्स निकाल रहे हैं कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, तो वो कल्चर से एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। रिसोर्स क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे नेचुरल भी है, ह्यूमन भी है ना, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीजें हमें क्लासिफिकेशन के थ्रू देखेंगे। जैसे कि इसमें क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन बेसिस पे हमारे पास क्या है, अबायोटिक और बायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है, जैसे लाइफ में हम ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। ऑफ कोर्स हम भी एक रिसोर्स ही हैं, क्योंकि जब तक कोई चीज हम डेवलप नहीं करेंगे, हम उसको टेक्नोलॉजी से एक्सेस नहीं करेंगे तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बनेगी। तो ह्यूमन बीइंग्स भी ऑल्सो हमारे लिए रिसोर्स हैं, और जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, है ना, वो भी हमारे लिए रिसोर्स है। अबायोटिक यानी वो जिनमें लाइफ तो नहीं होती है, होती तो बायोस्फीयर से ही हमारे पास अवेलेबल है, यानी हमारे पास एनवायरमेंट और जो एटमॉस्फेयर है उनसे मिलकर हमको मिलते हैं, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती। जैसे वाटर, जैसे समुद्र का पानी है, ये सब, जैसे लैंड, ये सब क्या है, ये अबायोटिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सोबिलिटी। एक्सोबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो चीजें जैसे मान लो खत्म होती हैं, अगर हम इसको डिवाइड करें तो दो चीजों में डिवाइड करेंगे, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। यानी ऐसी चीजें जो रिन्यू भी हो सकती हैं और जो रिन्यू ना भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट हम रिन्यूएबल देख सकते हैं। रिन्यूएबल जो की चीजें हमें लगातार मिल रही हैं, हम उनको यूज कर भी लेंगे तो वो खत्म नहीं होती। ऐसी कौन सी चीजें, जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी, तो सन की जो हमें लाइट है वो हमें मिलती रहेगी, सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये रिन्यूएबल है, ये हमको कंटिन्यू मिलेगी। इसको हम फ्लो में भी रख सकते हैं, कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं, क्योंकि सूरज हर दिन निकलता है और हमें ये जो है हर दिन रिसोर्स मिल रहा है।
दूसरा हम बायोलॉजिकल दे सकते हैं, बायोलॉजिकल यानी जो चीजें बनती रहती हैं, फिजिकल, केमिकल, थ्रू आउट, मैकेनिकल के थ्रू आउट ये बनती रहती हैं, तो वो हमारे रिसोर्स उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी ये होता है कि जिनको हमने एक बार यूज कर लिया तो फिर ये दोबारा बनती नहीं है, और अगर बनती भी है तो इनमें मिलियंस बिलियंस ईयर लगते हैं। जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में अगर मैं बात करूं तो कोयला, कोयले को अगर हमने बर्न कर लिया, उसकी एनर्जी हमने ले ली, तो उसके बाद वो खत्म है, वो बन नहीं सकता, उसको हम बना नहीं सकते। वो एक नेचुरल प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बहुत साल लग जाते हैं। इस नॉन रिन्यूएबल को भी आप दो चीजों में रख सकते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स में जैसे मेटल है, मेटल को हम वापस से रिन्यूएबल तो नहीं कर सकते, बट लेकिन उसकी कोई चीज अगर बन गई है तो हम उसको दूसरे प्रोसेस में गला करके किसी दूसरी चीज को बना करके उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा आता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल तो नॉन रिन्यूएबल है, वो बन नहीं सकते, वो तो एक बार खत्म हो गए तो खत्म हो गए। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी ओनरशिप में हमने देखा कि भाई मालिकाना हक किस किस का है, ये भी हमने चार चीजों में डिवाइड किया है, एक है इंडिविजुअल, एक है नेशनल, एक है कम्युनिटी और एक है इंटरनेशनल। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्स हैं जिनमें हम नेशनली तो यूज करते हैं, लेकिन इंटरनेशनली यानी हमें और जो बहुत सारी चीजें ऐसे रिसोर्स में ऑल दी वर्ल्ड में है उनको भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम इस बेसिस पे हम देखेंगे कि हमको वो कैसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअली, इंडिविजुअली में आपके फील्ड आ गए, आपका हाउस आ गया और आपकी लैंड आ गई, आप उस लैंड को किस तरह से यूज कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, तो यानी ये इंडिविजुअल हो गया। दूसरा कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे लोगों का हक है। मान लो आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, उसमें आपका कोई प्ले ग्राउंड है या आपका कोई पर्टिकुलर किसी चीज का ग्राउंड है, मान लो बास्केटबॉल है या क्रिकेट है या बहुत सारी सी कोई भी चीजें हैं, तो उसमें आपका अकेले का हक नहीं है, आप उस व्यक्ति उस अकेले ग्राउंड को यूज नहीं कर सकते, पूरी जो वहां की जो सोसाइटी होगी वो उसको मिलकर यूज करेगी, तो इसको हम कम्युनिटी ओनरशिप के अकॉर्डिंग हम कम्युनिटी रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है नेशनल, नेशनल में है कि भाई जैसे जैसे सड़कें हो गई, सड़कें तो अब भाई हम पर्टिकुलर तो यूज नहीं कर सकते, भाई जैसे मान लो राजस्थान के लोग हैं तो सिर्फ राजस्थान की सड़कें राजस्थान के लोग ही यूज कर सकते हैं, उसको बाकी अदर स्टेट के लोग नहीं यूज कर सकते। तो सड़कें वगैरह जैसे हो गई, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ये सब हमारे किस में ओनरशिप में आते हैं, ये हमारे नेशनल में आते हैं, हम सब इसको नेशनली यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, गवर्नमेंट भी ये अथॉरिटी देती है, जैसे अर्बन शहरों में होता है कि एक नगर निगम होती है, उसको गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी दी है कि अगर आप कहीं पे पब्लिकली डेवलपमेंट चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। फिर वो जैसे इसमें आपने देखा भी है कि किसी का घर टूट रहा है या नई सड़कें बन रही हैं तो वो उसका जो है दिया जाता है, कंपनसेशन दिया जाता है, लेकिन वो एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो नेशनली होता है। तो इसमें भी आपने देखा होगा काफी डेवलपमेंट, कई नई सिटीज का भी हुआ है, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, वो सब किस लिए है, किस बेसिस पे है, वो नेशनली बेसिस पे है। तो ये हमारा नेशनली हो गया। अब इंटरनेशनली, इंटरनेशनली बेसिस पे हमारे पास बहुत सारी रिसोर्स हैं, जैसे अगर मैं बात करूं तो ओशंस, ओशंस हमारे पास है। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे बड़ा ओशंस कौन सा है, हमारा इंडियन ओशन है। पर इंडियन ओशन को भी हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, हम पूरा उसको यूज नहीं कर सकते। नेशनली लेवल तक अगर हम देखें तो 12 नॉटिकल तक हम उसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल में है कि भाई हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल तो है, उनमें पोटेंशियल भी है, ये हमारी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, ये हमारे बहुत काम भी आ सकते हैं, बट हमने अभी तक इसको एक्सेस नहीं किया है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हमने इसको अभी तक ओवरऑल पूरा एक्सेस नहीं किया है। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो जैसे सोलर एनर्जी है, राजस्थान में देखो भर भर के जो है सूरज है, गर्मी है, बहुत सारी विंड आती है यहाँ पे, लेकिन हमने अभी तक इसको पूरा एक्सेस नहीं किया है ना। जो हमारे पास जो विंड है, जो हमारे पास सोलर एनर्जी है, उसको हमने पूरा एक्सेस नहीं किया है, जबकि हमारे पास बहुत भर भर के मतलब है हमारे पास, और इनमें पोटेंशियल भी है। दूसरा आता है हमारा पास डेवलप्ड, डेवलप्ड में हमने पता लगा लिया है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेस कितने हैं, कितनी क्वांटिटी में है, कौन सी क्वालिटी में, सब कुछ पता लगा लिया है, लेकिन हमने इसका बहुत ज्यादा ही यूज कर लिया है। थर्ड है हमारा स्टॉक,
स्टॉक में है कि भाई हमारे पास रिसोर्स जो है स्टॉक में है, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास एप्रोप्रिएट जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको एक्सेस करें। एक्सेस कैसे करें? जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि जैसे वाटर है, वाटर का जो हमारा जो है H2O चलता है, यानी उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन भी है, लेकिन हमें ये टेक्नोलॉजी अभी नहीं है पता कि भाई हम इसके हाइड्रोजन का कैसे यूज करें, कैसे इन दोनों को सेपरेट करके हम इसका ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें। हमारे पास अभी वो जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। लास्ट जो कि है रिजर्व। रिजर्व का मतलब ये है कि हमारे पास जो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल है, हमको पता है कि इसकी कितनी हमारे पास क्वांटिटी है, सब कुछ है, हमको सब कुछ पता है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं, हम उसको रिजर्व करके रखे हुए हैं। रिजर्व आपको वैसे भी पता है कि हम रिजर्व का मतलब होता है बचा कर रखना, हमने उनको बचा के रखा हुआ है ताकि हमारे वो फ्यूचर में काम आ सके। जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दूंगी, हमारी इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन किसी किसी ही हमने नदियों में जो है हाइड्रोक्लोरिक जो है वो प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन सब नदियों में नहीं लगा रखे। क्यों नहीं लगा रखे हैं? क्योंकि हमने फ्यूचर को देखते हुए उनको हमने रिजर्व करके रखा हुआ है कि यह हमें रिसोर्स जो है आगे काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि टाइप ऑफ रिसोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ऑन दी बेसिस पे हमने देखा बायोटिक है। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन अबायोटिक, बायोटिक, बायोटिक यानी जो कि हमारे पास अवेलेबल है प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। अबायोटिक जैसे कि वाटर, रिन्यूएबल जो कि रिन्यू हो सकते हैं। फ्लो में अगर देखें तो हमारे पास सन है। बायोटिकल जो कि बदलता रहता है और हमारे पास अवेलेबल होता रहता है। नॉन रिन्यूएबल यानी जो रिसाइकल हो सकता है। और दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया, रिसाइकल जैसे मेटल को हम रिसाइकल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल जो कि हमने यूज कर लिया तो फिर उसको हम दोबारा नहीं बना सकते, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। ये हमारे आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबिलिटी। फिर आया हमारा थर्ड ओनरशिप पे। ओनरशिप पे हमने इंडिविजुअल देखा, जैसे इंडिविजुअल हमारे खुद के घर हो गए, फील्ड हो गए, फार्म हाउस हो गए, ये इंडिविजुअल आ गए। कम्युनिटी में जो जिसमें हम पूरी कम्युनिटी उसको यूज कर सकती है, आप अकेले यूज नहीं कर सकते हैं। नेशनली हमने देखा कि जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, ये सब हमारे क्या है, ये हमारे नेशनली है। इंटरनेशनल में हमने देखा कि जैसे वाटर का सी वाटर है, जैसे कि हमने इंडियन ओशन का देखा 12 नॉटिकल्स तक, हम 22.2 किलोमीटर तक हम जो है नेशनली यूज कर सकते हैं। फिर जो आगे का एरिया आता है वो एक्सक्लूसिव जोन में आ जाता है, जो कि 200 किलोमीटर का होता है। उसके बाद का जो एरिया होता है वो ओपन सी में आ जाता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी एक हमने परमिशन ली हुई है। क्यों ली हुई है? क्योंकि हमारे इंडिया को मैग्नीज की जरूरत है इसीलिए, और मैग्नीज जो है सी बेड पे अवेलेबल होता है। लास्ट हमने देखा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे, पोटेंशियल में। पोटेंशियल में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनमें पोटेंशियल है। अगर मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी और विंड है, लेकिन हमने उसका अभी पूरा एक्सेस नहीं किया हुआ है। डेवलपमेंट में हमने टेक्नोलॉजी भी लगा रखी है, हमको पता भी है कौन कौन से रिसोर्स है, लेकिन हमने उनको बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। थर्ड है हमारा स्टॉक, जो कि हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है एप्रोप्रिएट कि हम कैसे यूज करें। मैंने एग्जांपल आपको दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। लास्ट है हमारा रिजर्व। रिजर्व में हमने जो ऐसे रिसोर्स हैं जो हमको पता है कि हमारे यूजेबल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने रिजर्व कर रखा है फॉर द फ्यूचर, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। में कि भाई हमने रिसोर्स का डेवलपमेंट कितना किया है, हमने कितना उनको यूज कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो भी आज जो भी हमारी लाइफ चल रही है वो टोटल ऑफ रिसोर्स पे भी डिपेंड है, क्योंकि बिना रिसोर्स के ह्यूमन की लाइफ चल ही नहीं सकती है। आज जो हम इतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं वो किसके कारण जी रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ रिसोर्स के कारण। जितने हमको रिसोर्स मिलती जा रहे हैं, हम नए नए टेक्नोलॉजी लगा करके रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पा रहे हैं, तो हमारी पूरी लाइफ रिसोर्स के ऊपर है। और लेकिन ह्यूमंस की एक जो आदत होती है ना कि कोई चीज मिल जाती है तो बस उसको ज्यादा यूज कर लेते हैं, ऐसे ही हम ह्यूमंस की भी यही आदत है। हमारे पास जो रिसोर्स मिल गए हैं इतने सारे, हम उसको सोच रहे हैं कि ये गिफ्ट ऑफ नेचर है, हमको जितना ये गिफ्ट मिला हुआ है नेचर की तरफ से हम इसको यूज कर ले। बट ऐसा नहीं है। ये जो हमें गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है, हम कोई भी हमको गिफ्ट मिलता है तो हम उसको कितने बड़े प्यार से रखते हैं, है ना। लेकिन हमको जो नेचर से गिफ्ट मिला है, पानी मिला है, हवा मिला है, रॉक्स है, मिनरल्स है, हम उसको इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि अब वो डिप्लीट होने लगे हैं। कुछ लोगों ने ये डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों ने अपनी ग्रीडीनेस को पूरा करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स बोल दो, चाहे वो कंट्री बोल दो, चाहे वो रिच और पुअर पीपल बोल दो,
आज भी हमारी सोसाइटी, हम कितने भी डेवलप हो गए हैं, कितना भी हमने अपने आप को ग्रो कर लिया, लेकिन आज भी सोसाइटी जो है वो दो सेगमेंट में डिवाइड है। रिच एंड पुअर बोल दो, या हैव और हैव नॉट पे बोल दो। कुछ लोगों के पास तो इतने ज्यादा रिसोर्स हैं, आप रिच लोगों को देख लो, या कुछ जो इंडिविजुअल सोसाइटीज है उन पे देखो तो कितना सारा लैंड है उनके पास, फार्म हाउस है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। और कहीं आप देखोगे कि कुछ भी नहीं है, किसी के पास एक घर भी नहीं है, और किसी के पास इतना लैंड है, इतना फार्म हाउस है कि उन्होंने होल्ड कर रखा है अपनी ग्रीडीनेस को पूरा करने के लिए। कंट्रीज में भी ऐसा ही है, जो रिच कंट्री है या जिसके पास पावर ज्यादा है, उन्होंने ज्यादा ज्यादा होल्ड किया हुआ है। तो ये क्या है, ये डिप्लीट कर रहा है हमारे रिसोर्स को। हमने रिसोर्स को इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि अब वो खत्म होने पे आ गए हैं, और अगर ये खत्म हो गए तो ह्यूमन लाइफ नहीं रह सकती है। इवन हम इतना तो करके जाएं कि हम आगे की जनरेशन को कुछ दिखा पाए रिसोर्स, है ना। हम सब कुछ हम यूज कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन भी कहेगी कि भाई हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। वाटर खत्म हो गया है, वाटर नेक्स्ट जनरेशन के लिए है ही नहीं। तो हमने इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि रिसोर्स जो है वो अब डिप्लीट होने लगे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों ने होल्ड कर दिया है, बस अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए सारे जो रिसोर्स है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, इकट्ठे किए जा रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयशन ऑफ द रिसोर्स, हम बिना सोचे समझे, ये जो हमको इतना प्यारा गिफ्ट मिला है नेचर का, इतने अच्छे रिसोर्स मिल रहे हैं जिससे हमारी लाइफ इतनी क्वालिटी वाली बन रही है, हम उसको बिना सोचे समझे बस यूज किए जा रहे हैं, बस यूज किए जा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो हमने रिसोर्स को इतना ज्यादा यूज कर लिया है कि अब जो नेचर है ना, वो एक तरीके से उसमें इतनी क्राइसिस आ गई है, इतनी ज्यादा क्राइसिस आ गई है कि अब लैंड खराब हो गई है। हमने लिटरली छेड़खानी की है अर्थ के साथ, इतनी ज्यादा छेड़खानी की है, इतना पोल्यूशन फैला दिया है कि ओजोन लेयर में जो है प्रॉब्लम आ गई है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ गई है कि ग्लेशियर्स सारे पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स ही पिघल जाएंगे तो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बनेगा कैसे, वो मेंटेन कैसे होएगा। हमारे हाथ में तो है नहीं कि इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो बना रहे, वो सब किसके हाथ में, नेचर से। लेकिन हम नेचर से ही साथ इतनी छेड़खानी कर रहे हैं कि आज वो नेचर का सिस्टम बिगड़ने लगा है। ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो गई है, लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अगर आज भी हमने नहीं सोचा रिसोर्स को सही ढंग से यूज करने के लिए, तो आगे तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब क्या होना चाहिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए एक सही तरीके से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना रिसोर्स दो, बिल्कुल दो, लेकिन ज्यादा नहीं। एक प्रोडक्शन जो कर रहे हैं हम, इतना मास प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसका यूज भी नहीं है, इतना ज्यादा अनलिमिटेड प्रोडक्शन हो रहा है, अनलिमिटेड लोग लैंड इकट्ठी करके रख रहे हैं, मतलब रिसोर्स को वेस्ट किया जा रहा है, यूज नहीं हो रहा है, उसको वेस्ट किया जा रहा है। तो आज हमें सही डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिसोर्स का, सही तरीके से उसको। अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो हमें सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, हमें एक सस्टेन लाइफ जीनी होगी ताकि ग्लोबल पीस भी बना रहे, नेचर का जो सिस्टम है वो बिल्कुल पर्टिकुलर अच्छे ढंग से बना रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि हमें रिसोर्स के लिए प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग कैसे, ताकि हम भी अच्छे से जी सकें, आने वाली जनरेशन भी अच्छे से जी सके। Without damaging the environment and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। भाई प्रेजेंट जनरेशन को जितना नीड है उसको उतना दो। वो कहते हैं ना कि अगर हमें 4 साल का बच्चा है, 4 साल के बच्चे को एक रोटी अगर हम देंगे तो उसका पेट आराम से भर जाएगा, लेकिन 10 साल के बच्चे को हम एक रोटी देंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो हमें उसको 2 या 3 उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देनी होगी। और वही अगर हम 17 और 18 साल के बच्चे के लिए बोले तो उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो रिसोर्स भी हमें जितनी, जिसको जितनी जरूरत है उतनी देनी चाहिए विदाउट डैमेजिंग, यानी पोल्यूशन भी ना हो, ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो, और आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्स बचे, ताकि वो कम से कम उसको देख तो सके, उसका यूज तो कर सके, है ना। सब कुछ हम ही खत्म करके चले जाएंगे तो आने वाली जनरेशन भी बोलेगी कि भाई देखो हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं। तो रिसोर्स हम इतने रख के जाए उनके लिए ताकि उनकी भी लाइफ अच्छे से चल सके, और ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो मेन प्रॉब्लम्स है वो भी ना हो, यानी डैमेज ना हो। इसके लिए जब इतना ये सब डिप्लीशन हो रहा है, तो जो अर्थ समिट हुआ था रियो द जेनेरियो में 1992 में,
ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जो सब कंट्रीज ने मिल करके ये सोचा कि ये जो इतना ज्यादा एनवायरमेंट डैमेजिंग हो रही है इसको कैसे रोका जाए, इवन द मतलब अर्थ को कैसे बचाया जाए, ये फर्स्ट टाइम सोचा गया था। और इसके प्रति एक समिट रखा गया था जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक प्लेस है वहां पर रखा था। पहले भी इस तरह की बातें होती थी जैसे हंगरी की, पुअर्टी की, एनवायरमेंट की, लेकिन इस बार जो समिट था वो स्पेशली अर्थ समिट यानी अर्थ को कैसे बचाया जाए इसीलिए रखा था, इसीलिए इस समिट का नाम अर्थ समिट रखा गया था। ब्राजील में 1992 में हुआ था और फर्स्ट ये चीज रखी थी एक एजेंडा 21 के नाम से, एक एजेंडा डिक्लेयर हुआ था 21 के नाम से। उसमें 21 चीजें रखी थी कि हमें किस किस चीज पे एनवायरमेंट को ठीक करना है। 100 ऑफ जो कंट्रीज के लोग थे वो इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था। इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। 100 से ज्यादा लोग आए थे और ये किसके अंडर हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट, ये इसके अंडर ये अर्थ समिट हुआ था। और 21 चीजें रखी थी जिसमें मेन ये था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम कैसे एक सस्टेनेबल लाइफ जिए, कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें ताकि हमारी अर्थ बची रहे। हमारा अर्थ में अब अर्थ को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये जो एजेंडा 21 था जो ये अर्थ समिट में रखा गया था 1992 में, इसका मेन एम यही था कि हम कैसे अर्थ को बचाएं। और 21 चीजें जो रखी गई थी कि भाई हमें इन ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना चाहिए, हमें डिफोरेस्टेशन को कैसे कम करना चाहिए, हमें ऐसी कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए जिससे हमारी लाइफ सस्टेन हो, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सस्टेन करे, जो हमारे फ्लोरा फूना है वो सस्टेन करे, यानी सस्टेनेबल जो है हमारी अर्थ भी सस्टेनेबल रहे। तो ये सारी चीजें 21 एजेंडा 21 में इसलिए रखी गई थी ताकि हम इसको स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, लोकल लेवल पे जब हम ये एजेंडा 21 को यूज करेंगे तो एक दिन क्या होगा, ग्लोबली यानी वर्ल्ड वाइड जो है ये एजेंडा 21 फॉलो होने लगेगा और हमारी जो अर्थ है वो सस्टेन करने लगेगी और तभी एक सही मायने में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो अर्थ समिट रखा गया था, ये जो 21 बताया गया था कि हमें इस तरह से फॉलो करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी होगी। जो हम ये डिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्स को जो हम यूज किए जा रहे हैं अनलिमिटेड तरीके से, जो रिच और पुअर्स के बीच में, हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, सोसाइटी को टू पार्ट से डिवाइड कर दिया गया है। किसी के पास तो अनलिमिटेड लैंड है, अनलिमिटेड सब कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है। तो आखिर इस चीज को रोकने के लिए हमें सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेप लेना होगा, रिसोर्स प्लानिंग। हमें प्लानिंग करनी होगी कि भाई हमारे पास क्या क्या रिसोर्स है, कितना कितना रिसोर्स है और इसे कितना जनरली हमें यूज करना चाहिए। और अगर हम इसको देखें तो ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है ना। There are regions which are rich in certain type of resource but are deficient some are other resource। कहीं पर तो बहुत ज्यादा सोर्स है किसी चीज का और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एग्जांपल इंडिया का लें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मिनरल्स है, यहाँ पे मिनरल्स का रिच सोर्स है, यहाँ पर कोल भी बहुत ज्यादा मिलता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको अच्छे कॉलेजेस, अच्छे स्कूल्स वगैरह नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि वहां पर इतनी डेवलपमेंट अभी है ही नहीं, रिसोर्स का सही तरीके से यूज नहीं है, प्लानिंग नहीं है वहां पे। हमको सही तरीके से प्लानिंग करनी होगी। अब अरुणाचल प्रदेश का अगर हम एग्जांपल लें तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर जो है बहुत अच्छा रिसोर्स है, वहाँ पे रिवर्स वगैरह है, लेकिन वही बात है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर भी अच्छे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह नहीं है ना। डेवलपमेंट इक्वल नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा सोर्सेज है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। कोई स्टेट के पास तो बहुत ज्यादा सोर्स है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे डेवलपमेंट इतना हाई हो चुका है, इंडिया के ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर जो है डेवलपमेंट इतना हाई हो चुका है कि वहां पे मिडिल क्लास के लोग भी जो है बहुत अच्छा कमा रहे हैं और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है। कहीं पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे सोर्स ही नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, तो डेवलपमेंट होगा कहाँ से,
है ना। तो ये जो जो इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना ही एक रिसोर्स प्लानिंग होता है। दिस गोल ऑफ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स, ये हमको लोकल लेवल से स्टार्ट करना होगा। रिसोर्स प्लानिंग हमको हर तरीके से करनी होगी। फिर चाहे हम उसको एक तरीके से देखें तो हमें ये आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री बताना पड़ेगा कि भाई हमारे पास इन्वेंट्री कितना है। इन्वेंट्री यानी होता है जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, जैसे माइंस हो गए, ये सब चीजें हो गई, है ना, ये सब चीजें हमारे पास कितनी है। फिर हम ये सारी जो प्लानिंग कैसे होगी, सर्वे करके, मैपिंग करके, क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, क्वालिटी देखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास रिसोर्स है उनकी क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, ये सब हम एस्टिमेट करके, मेजर करके, उसके बाद हम इस रिसोर्स को हम यूज करेंगे। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूं भर भर के हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे हमारे पास वो लैंड हो, चाहे वो हमारे पास है ना वाटर हो। ये हम आज़ादी से पहले बहुत अच्छे से, हमारे इंडिया के लोग अच्छे से समझ गए हैं कि सिर्फ रिसोर्स का होना ही काफ़ी नहीं है। रिसोर्स को एक बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी लगा करके, ह्यूमन इंटेलिजेंसी से उसको यूज़ करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे, बहुत क्वांटिटी में थे और क्वालिटी वाले थे। इस चीज को हमारे जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत अच्छी तरह से भाप लिया था, उन्होंने समझ गए थे। और आपको पता है सबसे ज्यादा रिसोर्स यहाँ से वो लेकर के गए। लैंड वो लेके तो नहीं जा सकते थे, लेकिन लैंड को, हमारे पास लैंड रिसोर्स भी बहुत अच्छा था। हमारी लैंड की जो क्वालिटी थी, जो फर्टिलिटी की क्वालिटी थी, वो A1 थी, बेस्ट थी। तो उन्होंने हमारी लैंड को भी पूरा खराब कर दिया। आपको पता है हमारा इंडिगो का जो था रिबेल भी चला था आज़ादी से पहले। उन्होंने यहाँ पर इंडिगो की इतनी यहाँ पे फार्मिंग करवाई, इतनी फार्मिंग करवाई कि हमारी जो लैंड थी वो बिल्कुल खराब हो गई। आखिरकार हमारे फार्मर्स को एक रिबेल करना पड़ा कि ये भाई हाँ इंडिगो की खेती नहीं करेंगे, इससे हमारी जो है जमीन की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, बैरन हो रही है। तो मेरे पास लैंड का जो रिसोर्स था बहुत अच्छा था, लेकिन बट हमने उनको अच्छे से यूज नहीं किया था क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी दैट टाइम। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही नहीं थी, या थी तो सही लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया। जो हमारे फॉरेस्ट से है ना एक बेस्ट क्वालिटी का टिम्बर ले जाया करता था ब्रिटिशर्स जो थे, अपनी जाके वहां पर पे बहुत बेस्ट क्वालिटी का टिम्बर्स यहाँ से जाके ले जाते थे। तो हमारे यहाँ के फॉरेस्ट भी बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, आज भी हैं। लेकिन हमें ये खुद को आइडेंटिफाई करना होगा कि कैसे हम अपनी अच्छी ह्यूमन इंटेलिजेंसी से, प्रॉपर टेक्नोलॉजी से और अच्छे इंस्टीट्यूशंस लगा करके हम कैसे इस रिसोर्स को हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारा पूरा देश डेवलप कर सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैं फ्रेंड्स आपको भी पहले ही बता चुकी हूँ कि ये डेवलपमेंट ऐसा होता है जो आपकी आज की नीड को पूरा करे, एनवायरनमेंट को डैमेज बिल्कुल भी ना करे, और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी जो रिसोर्स हैं वो बचे, ताकि वो भी उनको बेहतर तरीके से यूज कर सके। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमको रिसोर्स को प्लान करना बहुत जरूरी है, और इंडिया में ये प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार हम इस चीज को बहुत खो चुके हैं। लेकिन जब ये आज़ादी के बाद इंडियंस को अच्छे से समझ में आ गई, तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो इसी के ऊपर था कि हम रिसोर्स को कैसे अच्छे से अच्छे यूज करें। अब रिसोर्स की प्लानिंग के बाद, रिसोर्स की प्लानिंग हमने करी, हमने रिसोर्स की प्लानिंग के लिए इंडिया में बताया कि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी लगानी होगी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस लगाने होंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा करके हमें रिसोर्स को अच्छे से डेवलप करना है। लेकिन साथ साथ में एक ये भी है कि अब हमारे पास रिसोर्स इतने नहीं बचे जितना पहले हमारे पास भर भर के रिसोर्स हुआ करते थे। आज के टाइम में हम देखें तो इतने रिसोर्स हमारे पास नहीं है। बहुत सारा डिफोरेस्टेशन हो चुका है, लैंड भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। आज जो हमारे पास जितने भी रिसोर्स हैं उनकी प्लानिंग करते हुए अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ चुकी है कि हम इनको कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करें। अब हमारे रिसोर्स को यूज तो करना है, लेकिन अब कंजर्वेटिव तरीके से करना है, बचा कर करना है। पहले जितना भर भर के जो पानी यूज कर रहे हैं तो यूज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, वेस्ट करे जा रहे हैं, रिसोर्स को तो करे जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमको कंजर्व करना होगा, अब हमको बचा कर यूज करना होगा रिसोर्स को। अगर हम इनको ना करेंगे, अगर हम ये तरीके आज ना अपनाएंगे, अगर ये हमने तरीके पहले अपनाए होते, तो
आज ये नौबत नहीं आती कि हमें इतना ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता रिसोर्स के लिए, लेकिन आज हमको ये कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों कंजर्वेशन करना जरूरी है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को अगर बचाना है, आने वाले जनरेशन के लिए लाइफ को बचाना है, तो हमको कंजर्वेशन तरीके से काम करना पड़ेगा। जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे थिंकर्स थे, ये बात उन्होंने पहले ही बोल दी, जिसमें महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी ने पहले वो मास प्रोडक्शन को, रिसोर्स पे जो हम नई नई टेक्नोलॉजी लगा करके रिसोर्स को यूज करते हैं, भाई जैसे हाथों से अगर किसी रिसोर्स को डेवलप किया जाएगा, माइनिंग है, लेबर लगी हुई है, उसकी माइनिंग करेगी, गड्ढा खोदेगी, तो जो रिसोर्स है, मान लो कोल है या गोल्ड है, वो उतना ही निकाल पाएंगे एक दिन में। लेकिन हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगा दी, है ना, बड़ी बड़ी क्रेन्स लगा दी, गहरा गड्ढा खोद दिया, तो एक दिन में बहुत सारा जो है कोल यूज होगा, गोल्ड यूज होगा। तो महात्मा गांधी जी कहते थे कि भाई जितनी आपको जरूरत है, अगर हमारी जरूरत के हिसाब से अगर हम उसको रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स हैं। और अगर हम अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, तो हमारे रिसोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है। और आज की हमारी कंडीशन ऐसे ही है। मास प्रोडक्शन को वो कभी भी लाइक नहीं करते थे, हमेशा डिनाई करते थे कि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। मास प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए? बहुत सारे लोगों के द्वारा प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिले। और अगर हम टेक्नोलॉजी से या मशीनों के द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो एक तो हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, और दूसरा हम रिसोर्स को वेस्ट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो थिंकर्स थे, जो गांधी जी थे, वो पहले से ही इस चीज को बोल चुके थे कि हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग रिसोर्स को यूज करना होगा, ना कि हमारी ग्रीड के अकॉर्डिंग। आज हम रिसोर्स को अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करना पड़ेगा। कंजर्वेशन तरीके से ही हम रिसोर्स को बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे। जैसे अगर हम रिसोर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो रिसोर्स तो बहुत सारे हैं। लैंड रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स है। अगर रिसोर्स पे हम बात करें, तो हमारे पास रिसोर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको इस चैप्टर में दो रिसोर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो मैं भी आपको इन दो ही रिसोर्स के ऊपर डिटेल से बताऊंगी। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लैंड रिसोर्स, और नेक्स्ट हमारा रहेगा सॉइल रिसोर्स। अब लैंड रिसोर्स को हमें कैसे यूज करना है? भाई हमें पहले प्लानिंग कर ली कि हमारे पास कितने कितने रिसोर्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास लैंड रिसोर्स कितना है, और हमारे लैंड का जो पैटर्न है वो कैसा है, और हम उसको किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं लैंड रिसोर्स। भाई लैंड रिसोर्स जो है हमारे पास बहुत तरीके से है। इंडिया में जो है बहुत ज्यादा वैरायटी है लैंड की। यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं, फॉरेस्ट है, प्लेटू है, प्लेन्स हैं, और आपके हम इन लैंड को अलग अलग पैटर्न में डिवाइड करके उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो आपकी बुक में बहुत सारे लैंड का यूटिलाइजेशन बताया गया है, जिसमें आपका फर्स्ट है फॉरेस्ट। हमारे पास अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट हैं, बहुत स्पीशीज है हमारे पास फॉरेस्ट की। दूसरा है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड ऐसी होती है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, तो उसको हम उस पैटर्न में रखेंगे। आपका इस चैप्टर में पीछे एक चार्ट भी दिया हुआ है, तो ये है आपका वो पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न। आपको आपके जो एनसीईआरटी में है उसमें भी ये आपको चार्ट दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले हम इनके जो ये वर्ड्स हैं, हम इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉरेस्ट, हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो बैरन एंड वेस्ट लैंड। कुछ ऐसी लैंड है जो कि अब हम उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी बैरन है और वेस्ट लैंड है। जैसे पहले इंडिगो की जो फार्मिंग होती थी, तो उसके बाद वो लैंड क्या हो जाती थी, वो बैरन हो जाती थी, वो वेस्ट हो जाती थी, उस पर किसी भी तरह की फार्मिंग नहीं हो पाती थी। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ लैंड जो है वो बैरन है, वेस्ट है। नेक्स्ट है अंडर एरिया नॉन एग्रीकल्चर यूज। भाई कुछ एरिया ऐसा है जिसमें हमने 1 साल तक 2 साल तक एग्रीकल्चर किया है, लेकिन अब हम उस पर एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं कि जो हमारे फूना है, जो हमारे एनिमल्स है, जो हमारे लाइफ स्टॉक है, उनके लिए ग्रेजिंग के लिए वो एरिया बनाया गया है। एरिया अंडर द मिसीलियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, कुछ जो हमारा एरिया ऐसा है जहाँ पे जो है अलग तरीके ट्री और क्रॉप्स वगैरह होते हैं। और कुछ है कल्टिवेबल वेस्ट लैंड।
भाई जो हमने लैंड 5 साल तक यूज कर ली है, 1 से लेकर 5 साल तक यूज कर ली है, लेकिन अब हम उस पर खेती नहीं कर पा रहे हैं या उसमें फर्टिलिटी नहीं बची है, इसलिए वो हमारी वेस्ट लैंड हो गई है। और उस वेस्ट लैंड पे क्या होता है, उस वेस्ट लैंड पे हम फार्मिंग तो कर नहीं सकते, तो हम उस पे हम हाउस बना लेते हैं, बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो वो हमारी जो लैंड है वो इस तरीके से यूज होती है। फॉलोज अदर देन करंट फॉलोज, फॉलो अदर देन करंट फॉलोज का मतलब होता है कि कुछ लैंड ऐसी है जो हमने है तो सही वो एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन हमने कुछ टाइम से उसको यूज नहीं किया हुआ, वो हमारी ऐसे ही रखी हुई है। फॉलोज अदर देन करंट फॉलोज का मतलब यही है कि भाई हमने 1 साल से यूज नहीं की, 1 साल तक यूज करी है, लेकिन अब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो हमारी ऐसी ही रखी हुई है। और एक है करंट फॉलो, जो कि हमारी 5 साल तक जो है यूज हो चुकी है। और फिर है नेट सोन एरिया, ये है हमारा मेन जो एरिया एग्रीकल्चर का होता है, ये है हमारा नॉट नेट सोन एरिया, यानी NSA भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम, NSA। अब इसको हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 60 से 61 जो ईयर था उसमें हमारा जो ये वाला एरिया था नॉर्थ सेन एरिया, वो 45 था, लेकिन अब हमारा 43 हो गया, यानी पहले से कम हो गया है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट एरिया को देखें, तो जो फॉरेस्ट एरिया है वो हमारा पहले से बड़ा है, यानी पहले 18.11 था, अब 22.57 हो गया है। बैरन जो वेस्ट था वो हमारा 12 था, अब यहाँ पे हमारा 6 हो गया है, क्योंकि हमने कुछ एग्रीकल्चर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई है कि बैरन लैंड को भी हमने फर्टाइल कर दिया है, तो वो पहले जो 12 था अब वो 6 हो गया है। इसी तरह से देखेंगे कि हमने काफी ग्रो किया है, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 7 हो गया है, लेकिन बस हमारा जो ये नेटसोन एरिया है ये हमारा कम हो गया है। कितना कम हुआ है? 2% लगभग जो है हमारा कम हुआ है। तो फ्रेंड्स ये हमको सारा कंजर्व करके, है तो हमारे पास यही लैंड लिमिटेड में, इसी को ही हमें यूज करना है, तो उसी को ही हमको कंजर्व करके इसको यूज करना होगा।